हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने चैप्टर चल रहा था सेकंड ना, और प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस करा था कंसंट्रेशन टर्म्स और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स ना। और मैंने आपको बताया था कि अब अपने को इस चैप्टर में क्या करना है, थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करना है। थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन से डिस्कस करने हैं, जिसमें अपने पास सॉल्वेंट तो क्या होगा, लिक्विड, और सॉल्यूट क्या होगा आपके पास, सॉलिड, गैस और लिक्विड, है ना। तो वो डिस्कस करना है। और सबसे पहले अपन ने स्टार्ट करा था फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें एक डेफिनेशन देखी, दैट solubility of solid in liquid। solubility of solid in liquid होता क्या है, solubility of solid in liquid, है ना। इससे पहले कल अपन ने आपको दो बातें बताई थी, देर एक डिसोल्यूशन क्या होता है, एक क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, तो उस समय जो सॉल्यूशन बनता है वो आपके पास सॉल्यूशन कौन सा होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया, कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग ये होगा कि आपको उसमें सॉल्यूट ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो सॉल्यूशन को अपन कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ना देखते हैं कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होती है, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मीनिंग क्या हो गया, कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड, the amount of solid at any temperature which is required for the formation of saturated solution in 100 gram of liquid or 100 gram of solvent known as solubility of solid in liquid। क्या होती है देखिए, solubility of solid in liquid, the amount of solid, the amount of solid at any temperature, at any temperature which is required, which is required for the formation of saturated solution, saturated solution in 100 gram of, in 100 gram of liquid, और इसको अपन क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट, नॉन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। यानी कि कितने सॉलिड से, कितने ग्राम ऑफ सॉलिड से ना, द अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, the amount of solid in gram which is required for the formation of saturated solution, saturated solution in 100 gram of liquid or solvent is known as solubility of solid in liquid। यानी कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में कितने ग्राम आप सॉलिड, यानी कि आप सॉल्यूट ऐड करते हो, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में कितने ग्राम आप सॉलिड ऐड करते हो जिससे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर डेफिनेशन। अब आते हैं कि इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग solubility of solid in liquid, फैक्टर अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। ये कौन कौन से फैक्टर जो है उस solubility of solid in liquid को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा फैक्टर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
सबसे पहला फैक्टर आपके पास कौन सा आता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अपने को पता है कि दैट सॉल्वेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके पास कौन सा होता है पोलर, और दूसरा अपने पास कौन सा होता है नॉन पोलर। सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं, एक तो अपने पास होता है पोलर और दूसरा अपने पास कौन सा होता है नॉन पोलर। कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर। पोलर का मीनिंग हो गया कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आते हो, तो उस टाइप के सॉल्वेंट को अपन कौन सा सॉल्वेंट कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास वो सॉल्वेंट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड प्रेजेंट नहीं हो, उसे अपन कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। कि सर एग्जांपल दे दो, लाइक H2O। H2O की बात करें तो आपके पास क्या होगा, H प्लस आ गया, OH माइनस आ गया, तो ये क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में लाइक अपने पास आ गया बेंजीन C6H6, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, ये सारे कौन से होते हैं आपके पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आपके पास जो सॉल्वेंट है उसको अपन टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आपके पास कौन से होते हैं, पोलर सॉल्वेंट। फर्स्ट आपके पास कौन से होते हैं, पोलर सॉल्वेंट। एंड सेकंड अपने पास कौन से होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक अपने पास पोलर सॉल्वेंट, सेकंड अपने पास नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का आपके पास एग्जांपल क्या आ जाएगा कि पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल लाइक अपने पास आ गया H2O। नॉन पोलर सॉल्वेंट का आपके पास एग्जांपल कौन सा आ गया, लाइक आपके पास आ गया बेंजीन आ गया, आपके पास CHCl3 आ गया, आपके पास CCl4 आ गया, आपके पास C6H5CH3 जिसको अपन टोलुइन कहते हैं। तो ये किसके एग्जांपल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सर सॉल्वेंट से कैसे अफेक्ट होता है, तो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट ईयर देखा था कि जितने भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड लाइक अपने पास आ गया NaCl आ गया, अपने पास KCl आ गया, तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में तो क्या होते हैं, सोल्यूबल। पोलर सॉल्वेंट में तो क्या होते हैं, सोल्यूबल, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। Ionic compounds are soluble in polar solvent and insoluble in non-polar solvent। इससे उल्टा कर लेते हैं, that covalent compounds। covalent compounds क्या होते हैं कि वो compounds जिसमें क्या हो, आपके पास covalent bond present हो, उस compound को अपन कौन से compound कहते हैं, covalent compound। तो जितने भी आपके पास covalent compound है, तो covalent compounds are soluble in non-polar solvent and insoluble in polar solvent। तो आयोनिक कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। कोवेलेंट कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब मैं कह दूं कि H2O के अंदर मीथेन डिसॉल्व कर रहा हूं तो हो जाएगी क्या, नहीं होगी, बिकॉज H2O इज ए पोलर सॉल्वेंट एंड मीथेन इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। सर आज क्या करेंगे कि अपन बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर देंगे सॉल्ट को, NaCl को, तो डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, है ना, और आपके पास जो सॉल्वेंट आप ले रहे हो वो कौन सा है, नॉन पोलर। तो अपने को देखना है कि कौन सा सॉल्वेंट आप ले रहे हो। अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए हमेशा पोलर सॉल्वेंट लेंगे, और अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके लिए हमेशा क्या लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। तो इसके लिए एक छोटी सी लाइन आती है, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जिसकी जैसी नेचर होती है वो उसी टाइप के कंपाउंड को अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व करता है ना। अपने भी होता है, नई नई क्लास में जाते हैं तो जो बंदा है जो अपने जैसा होगा क्लास में स्टूडेंट, तो उसके साथ फ्रेंडशिप, उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। जो अपने से अपोजिट बिहेवियर का होगा तो उसके साथ फ्रेंडशिप या बॉन्डिंग अपनी अच्छी नहीं होगी, है ना। तो अपन भी किसको पसंद करते हैं, जो अपने जैसे हो, पढ़ने वाले हों, सिंसियर हो, तो अपन उनको पसंद करते हैं, बिकॉज वी आर, है ना। तो ऐसा ही इसमें रहता है कि पोलर सॉल्वेंट में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड प्रेजेंट होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड। जितने भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड है वो सारे इसमें डिसॉल्व होंगे। तो अपन इसमें लिख लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन, ionic compounds are dissolved in polar solvent। एंड जितने भी आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
ओके, तो ये था अपना टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मीनिंग क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सॉलिड विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at any temperature for the formation of saturated solution known as solubility of solid in liquid। तो फर्स्ट फैक्टर था इसमें कौन सा था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि आपके पास जितने भी पोलर सॉल्वेंट होंगे उसमें आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोवैलेंट कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है सेकंड फैक्टर, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर अपने पास क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को कैसे अफेक्ट करता है। सेकंड फैक्टर अपने पास क्या आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। कैसे सर, देखो कि अगर आप क्या करते हो, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में यानी कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है आपके पास सॉल्यूशन। ये आपके पास सॉलिड, सॉल्वेंट अपने पास यहाँ क्या है, लिक्विड। सॉल्वेंट अपने पास क्या है, लिक्विड। तो आपके पास जो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये केमिकल रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होता है, on the formation of product from the reactant, then the reactant molecules are absorb the energy। कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उस समय क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो उस टाइप की रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एंडोथर्मिक। अब देखिएगा इस टाइप की रिएक्शन के लिए क्या होगा, अगर किसी ने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर अच्छे से करा हो तो अकॉर्डिंग टू ले चैटिलियर प्रिंसिपल, ले चैटिलियर प्रिंसिपल, ले चैटिलियर प्रिंसिपल क्या बताता है, कि कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में हो रही है, यानी कि किसी भी रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद में अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करते हो, लाइक आपने कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, इसमें चेंज करा, तो इसमें चेंज करने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में स्टेब्लिश हो जाएगा जहां पर इसके मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज का इफेक्ट नेग्लेजिबल हो जाए, चेंज का इफेक्ट क्या हो जाए, नेग्लेजिबल हो जाए। अब ये अपने पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि जब सॉलिड से सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करके किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर इस रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, इस रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम will establish in forward direction, establish in forward direction। और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए करने पर द solubility of solid, solubility of solid will be increases, will be increases। ओके, क्यों, बिकॉज ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कि सर अगर एंडोथर्मिक नहीं होती, एक्सोथर्मिक होती, तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके साथ साथ हीट बाहर निकल रही है,
तो उसके लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टेब्लिश हो जाता। बैकवर्ड में स्टेब्लिश हो जाता मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो सर एग्जांपल बता दो एंडोथर्मिक है। ओके चलो देखो कि अपन क्या करें, शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में। क्लियर है, शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर। अपने पास मान लीजिए कि एक ग्लास वाटर है, उसमें आपको शुगर डिसॉल्व करनी है। शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, हो रही है, फिर और शुगर ऐड करी उसमें, फिर और ऐड करी, फिर और ऐड करी। अब आपने इतनी शुगर ऐड कर दी है कि वो उस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही। अब वो उस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपन उसको हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे। तो जब उसको हीट देंगे तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। मींस ये रिएक्शन कौन सी हो गई आपके पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई तो इसके लिए अगर अपन ले चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में स्टेब्लिश हो रहा है मतलब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज हो रही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर अपन टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम will be established in backward direction, will be established in backward direction। इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सॉल्यूशन से सॉलिड और सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, solubility of solid will be decrease। कब डिक्रीज होगी, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। ओके क्लियर है। नेक्स्ट चलते, इसी में ही बेटा एक और, दो ही फैक्टर इफेक्ट करते हैं एक्चुअली। दो ही फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, पहला आपके पास आता है, फर्स्ट अपने पास कौन सा था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एंड सेकंड इफेक्ट कौन सा है अपने पास, टेम्परेचर। ओके अब एक डेफिनेशन आती है छोटी सी, टेम्परेचर के रिगार्डिंग ही है, उस डेफिनेशन को देख लेते, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है, दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसी के अंदर है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर ही है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, तो देखो अपन ने अभी देखा कि अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, if we increase the temperature then solubility of solid will be increased। solubility of solid will be increased। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है, समझ आ गया था उसका रीजन भी क्या है। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, लाइक अपने पास एक एग्जांपल आ गया Na2SO4 डॉट 10H2 सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसके लिए क्या होता है कि जैसे आप टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस तक अगर इंक्रीज करते हो, यहां तक इंक्रीज करते हो, तो इस टेम्परेचर तक तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। आफ्टर दैट यानी कि इससे ज्यादा अगर आपने टेम्परेचर करा, तो इससे ज्यादा टेम्परेचर करने पर यानी कि इस टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है
वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इस टेम्परेचर को अपन कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो डेफिनेशन क्या होगी ट्रांजिशन टेम्परेचर की, that temperature above which the solubility of solid will be changed known as transition temperature। कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के बाद, गौर से सुनिएगा, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद आपके पास जो सॉलिड है उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर की वो टेम्परेचर कि जिस टेम्परेचर के बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड विल बी चेंज नॉन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। अपन ने जो एग्जांपल दिया सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, उसके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, 32.4 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज यहाँ तक तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट इसके बाद अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर को अपन कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये फर्स्ट टाइप की जो सॉल्युबिलिटी थी वो अपने कंप्लीट हुई, कौन सी थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये अपना लिक्विड सॉल्यूशन का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। डेफिनेशन क्या थी, amount of solid which is required for the formation of saturated solution in 100 gram of liquid known as solubility of solid, है ना। दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से, एक तो अपने पास आता है टेम्परेचर और एक अपने पास कौन सा आता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब आइए नेक्स्ट टाइप सेकंड पे बात करते हैं अपन, solubility of गैस इन लिक्विड। solubility of gas in liquid, आइए देखते हैं क्या होता है। अमाउंट ऑफ गैस, गैस है तो इसे ग्राम में नहीं लेंगे, अमाउंट ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब which is present in 1 centimeter cube volume of any liquid for the formation of saturated solution at 1 atmospheric pressure known as solubility of gas in liquid, known as solubility of gas in liquid। तो पहले अपने पास क्या था, फर्स्ट वाले टॉपिक में था solubility of solid in liquid। तो solubility of solid in liquid क्या था कि भैया अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, सॉलिड है तो किसमें लेंगे अपन उसको, ग्राम में ही कंसीडर करेंगे। अब अपने पास क्या आ गया, गैस आ गया, कि solubility of gas in liquid। तो solubility of gas in liquid का मीनिंग क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब या ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, अमाउंट ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब which is required for the formation of saturated solution in unit volume of, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नॉन एज solubility of gas in liquid। तो अपन क्या कहते हैं, solubility of gas in liquid कहते हैं। और इसको यूं भी कह सकते हैं, absorption of gas by liquid, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय लिक्विड भी कहते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय लिक्विड भी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो गया कि गैस का अमाउंट
सेंटीमीटर क्यूब में जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में प्रेजेंट हो उसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब आइए देखते हैं इसके कौन कौन से फैक्टर हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 3 इफेक्ट फैक्टर होंगे, कौन कौन से, कि पहला आपके पास सॉल्वेंट की नेचर, वहां पे भी थी यहाँ पे भी होगी। सेकंड टेम्परेचर, वहां पे भी था यहाँ पे भी होगा। थर्ड अपने पास क्या आएगा, प्रेशर, बिकॉज ये क्या है, गैस है, और जहां पे गैस होगी वहां पे आपके पास हमेशा प्रेशर जरूर आएगा। तो देखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। सबसे फर्स्ट फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर क्या आता है अपने पास, उसमें क्या था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें भी क्या आएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे तो अपने पास क्या था कि सॉल्वेंट के अपने दो नेचर दे दिए थे कि एक तो आपके पास पोलर है, एक आपके पास नॉन पोलर है। पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल होंगे और कोवेलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आयोनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल। यहाँ पे क्या होगा कि वो सारी गैसें जो किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती, वो सारी गैसें जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, वो उसी सॉल्वेंट में क्या होगी, डिसॉल्व होगी। लाइक आपके पास कुछ गैसें, लाइक अपने पास CO2 आ गया, लाइक अपने पास NH3 गैस आ गया, लाइक अपने पास SO2 गैस आ गया, तो दीज गैसेज आर सॉल्युबल इन H2O। These gases are soluble in H2O and insoluble in ethyl alcohol। इनसॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। ये सारी गैसेस जो है वो H2O में क्या होती है, सॉल्युबल, बिकॉज CO2 H2O के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, NH3 H2O के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, तो SO2 जो है वो भी आपके पास H2O के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर कोई गैस किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है तो उस सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। उस सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, ज्यादा। और ये सारी गैसेस जो है इनसॉल्युबल होती है किसमें, इथाइल। अब कुछ गैसेस ऐसी हैं, लाइक अपने पास आ गया H2, O2, N2। These gases are insoluble in H2। These gases are insoluble in H2O because ये वाटर के साथ रिएक्शन करके किसी और कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करती। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो किसी H2O के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एज अ सॉल्वेंट H2O लेते हैं, कि सर H2O क्यों कंसीडर करा, बिकॉज H2O इज नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। उसका आपके पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, 80 के आसपास होता है। तो अपन ने H2O कंसीडर करा, अपन ने कह दिया कि ये सारी गैसेस जो है वो H2O में इजीली सॉल्युबल होगी, इसकी H2O में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। कि क्यों होगी ज्यादा सर, क्या रीजन है, बिकॉज ये जो ये आपके पास गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो या NH3 की बात कर लो या सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लो, तो दीज गैसेस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दीज गैसेस फॉर्म कंपाउंड विथ वाटर। तो ये क्या करती है, रिएक्शन करके वाटर के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, इसके कारण से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। किसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, वाटर के अंदर। और ये सारी गैसेस इनसॉल्युबल रहती है किसमें, इथाइल अल्कोहल। किसमें इनसॉल्युबल रहती है आपके पास, इथाइल अल्कोहल। अब ये सारी गैसेस जो है वो H2O में क्या होती है, इनसॉल्युबल, और सॉल्युबल किसमें होती है आपके पास, इथाइल अल्कोहल। तो अपने को कुछ एग्जांपल्स याद रखना है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट आते हैं सेकंड फैक्टर,
सेकंड अपने पास वही था जो पिछले टॉपिक में था, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या आता है अपने पास, टेम्परेचर। बच्चों एक बात बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट है ना कि टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात है कि जब भी ये रिएक्शन होगी तो एक्सोथर्मिक है तो अपन को पता चल गया कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा। अगर आपके पास किसी कंटेनर में लिक्विड के साथ गैसेस प्रेजेंट है, यानी कि गैसेस जो है उसमें डिजोल्व है किसमें, लिक्विड में। अगर अपन उस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करें, उस कंटेनर का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और क्या क्या चेंजेस होंगे कि सर हमें क्या पता क्या चेंजेस होंगे, क्यों? तो जैसे जैसे आप बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अपन 11th में पढ़ के आए थे क्या, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी इन द केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, that kinetic energy of any gaseous molecule is directly proportional to the temperature. मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। और गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बाहर की ओर निकल जाएंगे। बाहर की ओर निकल जाएंगे मीन्स कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कोई भी आपके पास गैस है प्लस आपके पास सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड, इससे किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास, सॉल्यूशन का। तो ये जो रिएक्शन है वो आपके पास एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, तो रिएक्शन अपने पास कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर अगर अपन लेयर-चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो लेयर-चैटलियर प्रिंसिपल अपने को क्या कहता है कि अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम है आपका वो कौन सी डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एस्टेब्लिश हो गया तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, मींस जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा, फॉरवर्ड में। और फॉरवर्ड में एस्टेब्लिश होगा देन जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, मींस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। तो उसमें क्या था, उसमें वो रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, तो एंडोथर्मिक होने के कारण से टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती थी। यहाँ रिएक्शन कौन सी अपने पास, एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट जो इफेक्ट आता है इसमें थर्ड, यहाँ पे गैसेस हैं तो प्रेशर का तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, है ना। तो प्रेशर का इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाता है, प्रेशर का इफेक्ट। तो जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको जो एक्सप्लेन करा था वो किसने करा था, हेनरी ने। साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। तो इसने ही इसके इफेक्ट को यानी कि प्रेशर के इफेक्ट को सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को एक्सप्लेन करा। इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ कहते हैं। और यहीं से इस चैप्टर की पिछले में जो अपन न्यूमेरिकल्स देख रहे थे वो तो 11th के बेसिस पे थे, मोल पे, मोल फ्रैक्शन पे, मोलरिटी पे, नॉर्मलिटी पे। यहाँ पर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, हेनरीज लॉ से, है ना। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हेनरी ने एक्सप्लेन करा था, तो जो स्टेटमेंट था उसको अपन क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ। क्या स्टेटमेंट था, क्या हेनरी की इक्वेशन थी छोटी सी, क्या हेनरी का फॉर्मूला था, और क्या कौन कौन से टाइप के
हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सब अपन कब डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में हेनरीज लॉ के साथ, और इसके साथ साथ अपन हेनरीज लॉ पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं कल। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू एंड टेक केयर।